हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइमर और काउंटर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर में 8051 के केस में टाइमर और काउंटर कोई दो अलग अलग रजिस्टर्स नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल एक रजिस्टर सी है जिसको हम एक तो टाइमर करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काउंटर करके, इसीलिए यहाँ पर स्लैश दिया है। इसका मतलब है इसको हम एट अ टाइम एक तो टाइमर करके इस्तेमाल करेंगे या फिर काउंटर करके। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं यह है बेसिक्स ऑफ टाइमर काउंटर, बाद में हाउ टू डिटरमाइन द कंटेंट। अगर 8051 के टाइमर काउंटर में कोई वैल्यू स्टोर है तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, और आखिरी में देखेंगे कि टाइमर ओवरफ्लो किसे कहते हैं। तो देखिए, 8051 का टाइमर या काउंटर ये किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। ये कैसा रहता है? माइक्रो कंट्रोलर के केस में जो हम ऑसिलेटर इस्तेमाल करते हैं ये क्रिस्टल टाइप का ऑसिलेटर रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है बहुत ही स्टेबल रहती है, और इसीलिए यहाँ पर जो पल्सेस क्रिएट होती है ये सेम विड्थ की यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, यानी इसका टी ऑन और टी ऑफ ये हमेशा सेम रहेगा। और जो टाइम है हर एक पल्स का टाइम पीरियड ये कांस्टेंट रहता है। अगर ये पल्स 1 के लिए सेम है तो पल्स की 2 के लिए भी उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर टी है तो हर एक पल्स के लिए ये टी ही रहता है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी पल्सेस, इसमें जो ऑसिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जो टाइम पीरियड है ये अगर 1 माइक्रो सेकंड है, ऐसी अगर हम 100 पल्सेस काउंट करते हैं तो होगा यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर टाइम जो हमें लगेगा ये रहेगा 100 माइक्रो सेकंड। इसी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, और हर एक माइक्रो कंट्रोलर में यही रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इन ऑर्डर टू मेजर दी टाइम बिटवीन टू इवेंट्स इट इज सफिशिएंट टू काउंट अप दी पल्सेस। तो इसीलिए हम सिर्फ पल्सेस ही काउंट करेंगे ऑसिलेटर से आने वाली, और यही पल्सेस अगर हम काउंट कर सकते हैं तो इसी का इस्तेमाल हम एज अ टाइमर कर सकते हैं। और अगर हम इसी का इस्तेमाल एक्सटर्नल पल्सेस की काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं काउंटर। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर का एक टाइमर और काउंटर सेम रहेगा, सिर्फ अगर इंटरनल ऑसिलेटर है तो उसके लिए हम रहेगा, हम बोलते हैं ये टाइमर है, और अगर हम एक्सटर्नल पल्सेस इस्तेमाल करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि हम एज अ काउंटर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये जो वैल्यू रहेगी, माइक्रो कंट्रोलर में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, यही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंटेंट 8051 के केस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर रहती है ये एक तो इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। 8051 के केस में हम इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं, और यही इंक्रीमेंट करने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। हर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए इसको टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। बेसिकली ये जो है ये मशीन साइकिल पे डिपेंड करता है। तो 8051 के केस में अगर करीब करीब 12 ऑसिलेटर पीरियड लगेंगे एक यहाँ पर मशीन साइकिल के लिए। एक सिंगल मशीन साइकिल के लिए यानी एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रन करने के लिए हमें लगता है 12 मशीन साइकिल का टाइम। अगर हम इसी तरह से काउंट करते गए तो ओवरऑल हर एक वैल्यू के लिए हमें 12 मशीन साइकिल लगेगी। लेकिन यहाँ पर ही खास बात है, हम जो माइक्रो कंट्रोलर का क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस्तेमाल करने वाले हैं उसका जो ऑसिलेटर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि ये 12 मेगाहर्ट्ज है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, हर एक माइक्रो सेकंड के लिए, हर एक माइक्रो सेकंड में ये एक नंबर यहाँ पर काउंट कर सकेगा, एक वैल्यू ये हर एक माइक्रो सेकंड में काउंट कर सकेगा। क्योंकि देखिए 12 ऑसिलेटर पीरियड एक नंबर काउंट करने के लिए लगेंगे, हम 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे तो एक माइक्रो सेकंड में एक नंबर यहाँ पर काउंट होगा, और इसी तरह से हम यहाँ पर नंबर काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये एग्जैक्टली 12 मेगाहर्ट्ज नहीं रहता है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इस तरह से हम इसका टाइम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए 8051 के केस में
स्पेशली अब जाए मूव करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के टाइमर काउंटर में। तो यहाँ पर 8051 में दो टाइमर्स काउंटर रहते हैं। दोनों जो टाइमर काउंटर है इसको नाम दिया है T0 एंड T1। और ये जो दोनों काउंटर्स टाइमर काउंटर है ये 16 बिट्स के रहते हैं। दो टाइमर काउंटर है, इसका नाम है T0 T1। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो टाइमर काउंटर का मतलब दो टाइमर प्लस दो काउंटर ऐसा नहीं है, दो ही टाइमर काउंटर है। इसमें एक तो इसको आप एज अ टाइमर करके इस्तेमाल करेंगे या फिर एज अ काउंटर। अब देखिए ये इसका एप्लीकेशन है टाइम काउंट करना या फिर एक्सटर्नल इवेंट्स काउंट करना या फिर एक्सटर्नल पल्सेस काउंट करना। ये तो ये हो गया पहला। और इसके अलावा सीरियल कम्युनिकेशन में जो क्लॉक पल्सेस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बॉड रेट कहते हैं, तो ये बॉड रेट भी हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे टाइमर्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस है टाइमिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, और तीसरा है सीरियल कम्युनिकेशन के बॉड रेट डिसीजन के लिए। तो ये है तीन एप्लीकेशंस फॉर टाइमर काउंटर फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अभी मैंने बताया था कि दो टाइमर काउंटर है T0 एंड T1, दोनों 16 बिट के हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत होगी D0 से लेके D15 तक, ये टोटल 16 बिट हो गए। सिमिलरली T1 टाइमर 1 जो है इसको T1 भी कहता है और टाइमर 0 को T0 भी कहते हैं, तो ये भी 16 बिट का है। लेकिन हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो रहता है ये है 8 बिट का। अब 8 बिट के डिवीजन में बेसिकली ये जो टाइमर काउंटर है इसको भी 8 बिट्स में हम डिवाइड करते हैं और फिर इसको फीड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन 16 बिट के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए TL0 TH0 ये हो गया टाइमर 0 के पार्ट्स। जो लोअर बाइट रहेगा, अब 16 बिट यानी 2 बाइट हो गया, तो लोअर बाइट जो रहेगा ये TL कहते हैं टाइमर लोअर, और TH यानी टाइमर हायर, तो ये हायर बाइट हो गया। इसको इस तरह से 2 बाइट्स में डिवाइड किया है। D0 से D7 तक टाइमर लोअर और D8 से लेकर D15 तक ये टाइमर हायर हो गया। अगर ये टाइमर 0 है तो उसके आगे 0 लग जाता है, TL0 और TH0। सिमिलरली टाइमर 1 का जो हायर बाइट रहेगा इसे कहते हैं TH1, और टाइमर 1 का जो लोअर बाइट रहेगा इसको कहते हैं TL1। ये भी फिर से 88 बिट्स के दो है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। टाइमर 0 के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं TH0 TL0 दोनों के 8 बिट्स है। इसकी जो रीसेट वैल्यू है ये 0 है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि टाइमर को आप रीसेट करेंगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है 0। ये टाइमर 0 के लिए है। सिमिलरली टाइमर 1 के लिए यहाँ पर रहेगा तो ये TH1 हो जाएगा, यहाँ पर TL1 हो जाएगा। फिर से बाकी जो सभी चीज़ें रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ इसका जो ओवरऑल एड्रेस रहेगा वो अलग रहेगा। तो ये हो गया हमारा 8051 का टाइमर काउंटर। अब इसमें जो वैल्यू रहती है ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर हम रीसेट करते हैं तो इसकी रीसेट वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर हमने इसमें कुछ नॉन जीरो नंबर स्टोर किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 एक डेसिमल नंबर यहाँ पर स्टोर किया है, लेकिन 8051 तो माइक्रो कंट्रोलर है इसीलिए यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में ये जो नंबर रहेगा कुछ इस तरह से स्टोर रहेगा। अब एग्जैक्टली ये 1000 कैसे हो गया देखते हैं। देखिए हम इसको काउंट कैसे करेंगे। ये टाइमर लोअर बाइट है तो यहाँ पर पहले हम लोअर बाइट देखेंगे, तो ये हो गए 8 बिट्स मिलके लोअर बाइट। तो यहाँ पर ये 0 0 0 आप यहाँ से उल्टा काउंट के देख सकते हैं। बाद में ये 1 आता है, बाद में 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 ये हो गया लोअर बाइट। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 232। और यहाँ पर देखिए ये है 1 1, तो ये 2 बिट्स में 1 1 आ जाएगा। बाकी बिट्स जो रहेगी ये सभी के सभी 0 रहेगी। अब आपको ये एग्जैक्ट नंबर कैसे है ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हायर बाइट में यहाँ पर जो ओवरऑल नंबर हो गया 0 0 0 0 0 0 1 1 ये हो गया 3। तो ये जो 3 रहता है इसको मल्टीप्लाई करना है 256 से। अब 256 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली TL0 की अगर मैक्सिमम वैल्यू ये सभी बिट्स में 1 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 raised to power 8 यानी 256।
0 से लेकर 255 तक ये नंबर रहता है, तो टोटल काउंट जो है ये हो जाता है 256। तो ये हो गया 256। 256 से हम क्या करते हैं, TH0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो TH0 में 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 256 प्लस यहाँ पर 232 ये है TL0 की वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ओवरऑल डेसिमल वैल्यू हमें 1000 मिल जाएगी। तो ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब ये इस तरह से हम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टाइमर ओवरफ्लो यानी क्या रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि 8051 के केस में यहाँ पर ये 8 बिट्स के कुछ रजिस्टर्स रहेंगे। अब ये जो रहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू, रीसेट वैल्यू है सभी के सभी 0 की से हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू हो गई 0। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये सब बिट्स जो है यहाँ पर 1111 हो जाएगा। 11 का मतलब है एफ 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 एफ। अब एफ का मतलब होता है 65,535। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 0 से काउंट कर रहे हैं इसीलिए ये 0 से लेकर 65,535। इसीलिए हम टोटल काउंट यहाँ पर जो एक टाइमर में कर सकते हैं ये हो जाएगा 65,536, क्योंकि ये 0 से काउंट हो रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं यह 16 बिट रजिस्टर है, इसीलिए 2⁻16 यानी 65,536 ये ओवरऑल काउंट की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर ये मैक्सिमम वैल्यू से जैसे ही बढ़ता है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि ये एक इंक्रीमेंटर है, तो ये अगर 1 से बढ़ता है तो इस ओवरऑल ये जो वैल्यू हो जाएगी ये फिर हो जाती है 0। देखिए ये 65,536 नहीं हो सकती, क्योंकि एफ को अगर हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे तो यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा और बाकी सब जो है ये हेक्साडेसिमल के 00 हो जाएगी। तो ये 10000 ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी। हेक्साडेसिमल में 0000 को हम सभी 0 से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए ओवरऑल हर एक बिट टाइमर की जो हो जाएगी ये हो जाएगी 0। ये यही जो कंसेप्ट है इसी को कहते हैं टाइमर ओवरफ्लो। यानी मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम एग्जिट करते हैं 1 से इंक्रीमेंट करके या फिर किसी भी नंबर से इंक्रीमेंट करके, तो ये अपना जो टाइमर है ये रीसेट हो जाता है। लेकिन इस रीसेट को कंडीशन को ही एक्चुअली यहाँ पर ओवरफ्लो का कहा गया है, जो कि एक स्पेशल रजिस्टर रहेगा जिसके ओवरफ्लो फ्लैग में ये एज अ इंडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। और एग्जैक्टली हम जब भी टाइमर को एज अ टाइमर करके इस्तेमाल करते हैं, टाइमर काउंटर को एज अ टाइमर करके इस्तेमाल करते हैं, तब ये ओवरफ्लो फ्लैग हमें इस्तेमाल में भी आएगा। तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक्स ऑफ 8051 टाइमर काउंटर। दोस्तों इसके बाद मैं टाइमर मोड रजिस्टर और टाइमर मोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।